गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अद्री गुप्ता। जैसा आपको पता है कि बीए फर्स्ट ईयर में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर कराए थे मैंने आपके पिछली क्लासेस में, और आज जो चैप्टर है वो है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति में राजस्थान के वन एक ही बात है कि राजस्थान में कितने प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, ये देखिए, इसमें पहले हम कैसे चीजों देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ एवं लाभ, है ना। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, यथा जलवायु, प्राकृतिक और जैविक कारक। इसके बाद है राजस्थान वनों का वर्गीकरण। तो हम इसके वर्गीकरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ एवं लाभ। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वह वनस्पति या वह पेड़ पौधे जो स्वतः ही किसी क्षेत्र पर उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो स्वतः ही अपने आप ही उगते हैं ना। यदि हम किसी स्थान पर किसी खेत को देखें या किसी पार्क को देखें जहां पर मालियों ने पेड़ पौधे लगाए, तो ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएगी। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वो अपने आप ही स्वतः ही उग के आई है उस जगह पर, है ना। जैसे पहाड़ों पर हम जाते हैं, है ना, यहाँ पे कहीं जंगलों में जो स्वयं से ही उगे हुए हैं, उसी को ही हम प्राकृतिक वनस्पति की संज्ञा देते हैं। तो ये है प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का हर देश के लिए अपना खुद का महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति क्या करती है, ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती है, और बिना इसके जो वायुमंडल में या वायु को साफ नहीं किया जा सकता। तो प्राकृतिक वनस्पति में आपको मालूम निरंतर कमी होती जा रही है। और राजस्थान जैसे राज्य के लिए जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम है, केवल 9.59% भाग पर ही यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है या वनों का विस्तार है, जो कि बहुत ही कम है। इतने बड़े राज्य में केवल 9.59% क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार है, जो कि वास्तव में सोचने वाली बात है, जो बहुत ही कम है। इसीलिए देखिए, प्राकृतिक वनस्पति देखिए किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो कोई भी किसी क्षेत्र को, ये प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा ही वहां पर जैव विविधता भी निर्धारित होती है। बिना प्राकृतिक वनस्पति के जैव विविधता का ह्रास होने लगता है और जैव विविधता धीरे धीरे खत्म लगती है। यहाँ तक कि सूखा पड़ने का अधिकांश कारण भी वनस्पति का अभाव ही है। और आपको तो पता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में काफी बड़े क्षेत्र पर क्या है, मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का लगभग अभाव है। और देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का जो 61% क्षेत्रफल है, राजस्थान 61% भाग है, वो कैसा है, वो अशुष्क दशाओं वाला है, शुष्क या मरुस्थलीय दशाओं वाला। ठीक है, तो कैसा है ये, मरुस्थलीय दशा वाला है। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 250 mm से भी कम बारिश होती है। इसी वजह से इसको मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। और वो भी यहाँ पे अनिश्चित है वर्षा की मात्रा, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था या पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा भी था कि यहाँ वर्षा की मात्रा क्या है, काफी अनिश्चित है, जिसकी वजह से वर्षा कम होती है। दूसरी बात क्या है, शुष्क जलवायु है, जिसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति को उगने में काफी कठिनाई होती है। इसके बाद देखते हैं हम कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका लाभ क्या है ना। तो आपको मालूम है प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधों के क्या लाभ है। सबसे पहले तो देखिए, इसके कई सारे लाभ हैं। आपको मालूम है कि इससे हमें इमारती लकड़ी मिलती है ना, इमारती लकड़ी मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, चारा। इसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन मिलती है हमको, है ना। पेड़ पौधों से क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है और ऑक्सीजन निर्माण होता है। और CO2 का क्या करते हैं, ये अंतर ग्रहण करते हैं, CO2 को अंतर ग्रहण करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। इसके अलावा क्या है, हमें वनों से कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, जैसे गोंद हो गया, राल हो गई, है ना, और इसके अलावा कत्था हो गया, है ना, फल हो गए, है ना, जड़ी बूटियां हो गई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्राकृतिक वनस्पति से मिलती हैं। तो ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं, वनों से ही मिलती हैं। इसके अलावा वन जो वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, किसी भी स्थान का तापमान कम रहता है और ये बादलों को आकर्षित करते हैं, और इससे क्या है, वर्षा की बूंदें जो है पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर के बारिश करती है। तो हमें प्राकृतिक वनस्पति के बहुत प्रकार से लाभ है। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखते हैं सबसे पहले तो वो है जलवायु कारक, है ना, जलवायु कारक। तो देखिए, जलवायु कारक क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये आपको पता है कि जिस स्थान की जलवायु नम होगी वहां प्राकृतिक वनस्पति घनी होगी, और जहां पर क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पति नम नहीं होगी या फिर शुष्क जलवायु होगी,
तो वहां पर जो है प्राकृतिक वनस्पति की कमी पाई जाएगी। जैसे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र, इसमें मल्टीपल दशाएं हैं, तो वहां क्या है अर्ध शुष्क दशाएं हैं, इसके अलावा शुष्क दशाएं हैं। तो शुष्क दशाओं में भी क्या होता है, वहां पर जो वनस्पति की कमी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा न होने की वजह से वहां जलवायु कैसी है, कठोर और शुष्क है, जिस वजह से क्या है वहां पर वर्षा नहीं होती। तो जलवायु की जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करती है। जैसे जैसे हम राजस्थान के पूर्वी या दक्षिण पूर्वी भाग से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएं, तो हम देखते हैं घने वनों से होते हुए हम जैसे ही अरावली को पार करके पश्चिम में पहुंचते हैं, तो वहां वनस्पति कैसी होती है, शुष्क होती जाती है ना। तो इसे ही हम कहते हैं जलवायु कारक। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है या दूसरा जो कारक है वो है जैविक कारक। जैविक कारक में क्या होता है, देखिए जैविक कारक में क्या है, जैविक कारक भी काफी बड़ी तादाद में जो है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। देखिए राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक पालतू पशु पाले जाते हैं जिनको खाने के लिए क्या होता है, घास चाहिए, तो घास को चरते हैं। इस वजह से क्या होता है, चारागाहों से घासों चरने वजह से क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, इससे भी वनस्पति प्रभावित होती है और वनस्पति काफी हद तक जो है इससे क्षीण हो जाती है और यहाँ तक कि इससे मरुस्थल की प्रकार की समस्याओं का भी उद्गम होता है। तो जैविक कारक भी इसकी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं कि खेतों के लिए इंसानों ने भी क्या किया, खेतों के लिए जमीनों को साफ कर लिया है, खेती है, इसके अलावा क्या है आपके चारागाह बना दिए हैं, है ना, और इसके अलावा लोगों ने मकान बना लिए हैं, तो इससे भी क्या है जो खेती की भूमि है उसमें कमी हो गई है। तो ये सब इसके प्रमुख कारक है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक कारक भी हैं वनस्पति के। प्राकृतिक कारकों में कई सारे कारक आते हैं, है ना, जैसे क्या है आपके वर्षा जल की कमी, वर्षा यहाँ पर कम होती है, इससे क्या होती है, वनस्पति डायरेक्ट कम होती है, वनस्पति प्रभावित होती है और कटीली झाड़ियां या कटीली वनस्पतियां यहाँ मुख्यतः जो है पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। देखिए यदि हम वनों का वर्गीकरण करें तो यहाँ पर डॉक्टर बीसी मिश्रा ने इसका वर्गीकरण किया है, जिन्होंने पूरे राजस्थान के वनों को केवल 6 भागों में बांटा गया है ना। तो देखिए पहला है शुष्क या देसी सागवान के वन, दूसरा है मिश्रित पतझड़ वाले वन, तीसरा है अर्ध उष्ण सदाबहार वन, चौथा है नदी तट वाले वन और पांचवा है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और छठा है आपके शुष्क वन। तो देखिए पहले जो वन है ये शुष्क और देसी सागवान वन, ये राजस्थान है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैप में। तो ये देखिए वन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इस वाले भाग में जो अब बांसवाड़ा है ना, इधर क्या डूंगरपुर है, तो यहाँ पर क्या बारिश की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर बारिश की मात्रा जो 70 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 70 से 110 सेंटीमीटर। इसी वजह से यहाँ पर जो घनी वनस्पति पाई जाती है और जिनमें क्या होता है सागवान के वन पाए जाते हैं। ये सागवान के वन एक लंबी पट्टी में पाए जाते हैं जो उदयपुर तक प्राप्त होते हैं हमको, है ना। तो ये काफी घने वन है यहाँ पर इस टाइप में जो पाए जा रहे हैं, परंतु कहीं कहीं पे छितराए हुए भी है, क्योंकि इनका क्या हो गया है, इनका दोहन होने की वजह से या कटाव होने की वजह से इनका तो इनमें अब क्या है कमी आती जा रही है। परंतु यहाँ पर फिर भी जो है काफी घनी वनस्पति पाई जाती है और इसी में ये सागवान के वन पाया। लेकिन सागवान के वनों का काफी महत्व है, क्योंकि फर्नीचर उद्योग में सागवान के वनों का प्रमुख जो है प्रयोग किया जाता है ना। इसके अलावा भी कई प्रकार के और भी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ में, ये दक्षिणी वाले भाग में पाए जाते हैं, उदयपुर तक भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे हैं मिश्रित पतझड़ वाले वन, है ना। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन है दूसरे वाले। ये वाले वन क्या है, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा जो है 55 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है ना। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन है। ये इन वनों में कौन कौन से वन आते हैं, देखिए इन वनों में आते हैं आपके जो है क्या ही सारे वन आते हैं इसमें साल है, शीशम है, नीम है, महुआ है, आम है ना, और गूलर है, सेमल है, तेंदू है, दोहड़ा है और अशोक के वृक्ष इसमें आते हैं। तो ये देखिए ये वृक्ष ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वन भी देखिए काफी बड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ये राजस्थान में देखिए ये उदयपुर से लेकर अलवर तक, चित्तौड़गढ़ तक, है ना, और चित्तौड़ से लगा करके आपके उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही तक पाए जाते हैं ना। तो देखिए इनमें मुख्य वृक्ष है जो है वो धौक का वृक्ष है, एक धौक का वृक्ष है इसमें जो काफी मुख्य है। और ये जो वृक्ष है इसका जो है सवाई माधोपुर, बूंदी आदि जिलों में इसका विस्तार पाया धौक के वृक्ष का। इसके बाद देखिए एक वृक्ष और इसमें फेमस है जो है खैर का वृक्ष, है ना। तो जो जैसमंद में अधिकांशतः पाया जाता है खैर का वृक्ष जो है वो भी इसमें एक प्रमुख वृक्ष है। देखिए इन वृक्षों का काफी महत्व है, क्योंकि इन वनों की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है
और कठोर लकड़ी होने की वजह से इसका भी अपने आप में कई प्रकार से महत्व, फर्नीचर उद्योग में इसका खासकर इंपोर्टेंस है, यहाँ पर महत्व इसका, है ना, औद्योगिक महत्व भी है इसका। देखिए खैर के वृक्ष से मैंने आपको बताया कत्था प्राप्त होता है, कई सारी चीजें जो है इससे हमें प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए तीसरे जो वृक्ष हैं वो है अर्ध उष्ण सदाबहारी वन, है ना। देखिए अर्ध उष्ण सदाबहारी वन राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण वन है। हालांकि ये राजस्थान के केवल आधे से भी कम प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 0.44% भाग पर पाए जाते हैं, आधे से भी कम भाग पर पाए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है केवल कि माउंट आबू वाले भाग में पाए जाते हैं, है ना। और काफी घने वन है ना। इनमें कौन कौन से वन प्रमुख है? इनमें साल का वन है, आम का वन है, ये प्रमुख वन है। ये साल वन लगभग हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सदाबहार वन भी कहते हैं। ऐसा केवल माउंट आबू वाले क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग साल भर जो ऊंचाई पर बसा हुआ है माउंट आबू, ऊंचाई होने से यहाँ पे क्या लगभग नम दशाएं बनी रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है जो साल भर जो सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अधिक ठंड भी पड़ती है, ऐसा है ना। इसके बाद देखिए नदी तट वाले वन, चौथे क्या है? नदी तट वाले वन। देखिए ये वन भी बहुत प्रमुख है, और आपको पता है राज्य में कोई भी जो है विस्तृत नदी ऐसी नहीं है जो सदाबहार हो, है ना। जो नदियां भी हैं यहाँ की वो कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं यहाँ पर, अधिकांश से कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। जो क्या होता है बारिश के मौसम में तो खूब पानी होता है और गर्मी के मौसम में सूख जाती है, और कभी कभी तो इन नदियों में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाती है नदियों में, है ना। तो ये नदी तट वाले वन हैं, ये नदियों के किनारे पाई जाती है, मौसमी नदियां हैं। तो उन नदियों के किनारे 1-2 किलोमीटर की पट्टी के रूप में ये ऐसे वृक्ष विकसित हो गए। इनमें आम है, महुआ है ना, नीम है ना, बबूल है, खेजड़ी है ना, झाला है, करजड़ी है, इसमें आंवला है, धुअर है आदि, और इसके अलावा झाड़ियां भी है, इसमें झाड़ियां भी है। इसके बाद देखिए नदी तट वालों के अलावा जो है उष्णकटिबंधीय वन, है ना। उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं? जहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच है, यानी 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर 250 mm से 500 mm के बीच में, यानी वर्षा की मात्रा यहाँ पे क्या है? कम है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार या झाड़ीदार वाले वन पाए जाते हैं। देखिए इन वनों में भी राजस्थान की कौन कौन से वन आते हैं? इन वनों में भी राजस्थान के प्रमुख वन है, उनमें कांटेदार वन दिखाते हैं। आंवला हो गया, आंवला, खैर, खेजड़ी, है ना, बबूल, कीकर, ऐसे वृक्ष होते हैं। देखिए हालांकि इनका जो उष्णकटिबंधीय भागों में इनका भी काफी महत्व है, क्योंकि ये क्या है वहां पर इनसे भी भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर दूसरे वन तो उगते नहीं है। तो इन्हीं का ही जो वहां के स्थानीय समुदाय जो है इन्हीं वृक्षों से ही अपने जानवरों के लिए भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि खेजड़ी से भी देखिए बबूल के वृक्ष की पत्तियां जो है ऊंटों के द्वारा खाई जाती है, खैर से भी और कीकर से भी। तो इन पत्तों का भी वहां पर, इन वनस्पतियों का भी वहां पर स्थानीय स्थान के लिए काफी महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि इनका महत्व नहीं है। देखिए सबसे विशेषता क्या है कि इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, ताकि क्या है जो अंडरग्राउंड वाटर से भी, यानी पाताल के पानी से भी पानी पी सके। तो पानी की कमी की वजह से इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं और काफी मोटी होती हैं। इसके बाद देखिए शुष्क वन है। शुष्क वन में केवल कांटेदार झाड़ियां आती हैं, जो राजस्थान के एकदम पश्चिमी सुदूर भागों में पाई जाती हैं, है ना। तो कांटेदार झाड़ियों में भी देखिए वही बबूल, कीकर, खैर, है ना, और नागफनी के वृक्ष आते हैं, नागफनी पेड़ आते हैं। इनका भी परंतु यहाँ शुष्क जलवायु में काफी महत्व है, क्योंकि ऊंट वगैरह है या जो रेगिस्तानी जानवर हैं उनको पालने के लिए भी, या बकरियां हैं, वो इन कांटेदार वृक्षों के पत्तों को भी खा लेती हैं। तो ये भी वहां पे अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है चारागाह है, तो चारागाहों में इनका अपना ही एक महत्व है। इसके होने से भी वहां पर बड़ी मात्रा में जो है लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो देखिए आपको पता ही होगा राजस्थान में जो प्रमुख वृक्ष है वो यहाँ का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, जिसको क्या कह लेते हैं अंदाज का, इसे हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं, है ना, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो इस प्रकार ये है राजस्थान के वनों का विस्तृत वर्णन। इसको मैं आपको PDF में दे दूंगा। तो ये है मेरा वीडियो, ठीक है। इसके बाद कल हम नया टॉपिक देखेंगे।